बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, मैं सैयद मोहम्मद सिद्दीक अहमद आज इंशाल्लाह सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम था पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। चैप्टर 2 का नाम था हाइड्रोजन, जो अलग से डिस्कस किया गया एलिमेंट था पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उसकी कोई जगह नहीं थी। हर एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में अपनी एक जगह है, उसका अपना ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोजन का कोई ग्रुप वगैरह कुछ नहीं था, कोई जगह नहीं थी। तो इसलिए वो चैप्टर अलग से डिस्कस किया गया। हाइड्रोजन को अल्लाह ताला ने कायनात में रखा भी बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्स में, मतलब 70% अल्लाह ताला ने हाइड्रोजन को रखा है। सूरज जो है दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन हीलियम से, जिसमें 70% हाइड्रोजन मौजूद है। इस चैप्टर को अलग से डिस्कस किया गया था। फिर चैप्टर नंबर 3 का नाम था एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर 4 का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसी तरह चैप्टर नंबर 5 का नाम होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ, बस ये है कि हमारे सेकेंडरी केमिस्ट्री के कोर्स में एस ब्लॉक पूरा शामिल है, और पी ब्लॉक भी पूरा शामिल है। मतलब पूरी केमिस्ट्री उसकी पढ़नी है, और पूरी क्या पढ़नी है, बुक कह रही है पूरी पढ़नी है, वो फिर भी बहुत ही कम पढ़नी है। हाँ, डी ब्लॉक की सिर्फ फर्स्ट सीरीज पढ़नी है चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो आइए अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको पिछली एक अपनी वीडियो थी जिसका टाइटल मैंने दिया था पाकिस्तानी मेथड टू लर्न पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका मैं बता चुका था मैं आपको। तो उसको आप जरूर रिवाइज कीजिएगा बार बार, जब तक वो पीरियोडिक टेबल याद ना हो जाए। जैसे ही वो याद हो जाए ना, फिर आप अगली वीडियोस को सुनना शुरू कीजिएगा। अच्छा, पीरियोडिक टेबल की दुनिया में हम जानते हैं अल्लाह ताला ने एलिमेंट्स के लिए तीन चीजें रखी हैं, ब्लॉक्स, पीरियड, ग्रुप्स, ठीक है। तो ब्लॉक्स कितने होते हैं? चार। एक होता है एक्सट्रीम लेफ्ट पे ब्लॉक, उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। एक होता है एक्सट्रीम राइट पे ब्लॉक, उसको बोलते हैं पी ब्लॉक। एक होता है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। एक होता है इसके नीचे, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो चैप्टर नंबर 3 में एस ब्लॉक के बारे में हम तफसीलन जितना पढ़ने था पढ़ चुके। अब चैप्टर नंबर 4 में पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं सब पता है आपको, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली। ये न्यूमेरिक याद करवाया था। और एलिमेंट के नाम क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 4A में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? केमिस्ट्री, सर, गेट, सम, प्रॉब्लम। नाम क्या क्या है इनके? कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अच्छा, एसएन का कॉमन नेम टिन है, लैटिन नेम स्टेनम है। पीबी का कॉमन नेम लेड है, और लैटिन नेम प्लम्बम है, ठीक है। फिर उस सॉरी, इसमें क्या था? नया पंखा आने से सब बिगड़े। दोबारा देख लो। नया पंखा आने से सब बिगड़े। और इसकी असल नाम क्या था? नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एसबी को बोलते हैं एंटीमनी, और बिस्मिथ, ठीक है। 6 में कौन कौन से? उस, से, टेलीपोलो, है ना। और असल नाम क्या थे? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये जरा सुर में याद करने थे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एट। और एट को असल नाम क्या देते हैं? एस्टाटीन। ग्रुप 8A में किस तरह याद किया था? चीनी की बड़ी बहन हीनी, अबकर का अपोजिट अरकर, चूरन का बड़ा भाई जीरन, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, ये पी ब्लॉक के वो तमाम एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3A से लेके 7A तक वाले, जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, मतलब जो किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की लेन देन करते हैं। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन की लेन देन करते हैं, डेट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स का मुराद देखो, इंसान के एक्टिव होने का मतलब, जानवर के एक्टिव होने का मतलब कुछ और हो सकता है, लेकिन एलिमेंट के एक्टिव होने का मतलब ये है कि उसके एटम्स केमिकल रिएक्शन करेंगे, मतलब उसके एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन की लेन देन करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर एक्टिव। और जो एलिमेंट्स के एटम्स इलेक्ट्रॉन की लेन देन नहीं करते किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से, केमिकल रिएक्शन नहीं करते, उनको हम कहते हैं इनएक्टिव एलिमेंट्स। या इनका एक और नाम होता है इनर्ट गैसेस, या एक और नाम होता है नोबल गैसेस। क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स की जो वैलेंस शेल या जनरल कॉन्फ़िगरेशन थी, वो थी NH2 NP1 से लेके NH2 NP5 तक, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं 8A ग्रुप को? क्योंकि इनकी रिएक्शन ही नहीं करते, इलेक्ट्रॉन की लेन देन नहीं है, कोई वैलेंसी नहीं है, वैलेंसी नहीं है, वैलेंसी जीरो है, ठीक है सर। और ग्रुप 8A की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? NH2 NP6, ठीक है। तो इन तमाम बातों को अगर तुम कंबाइन कर दो तो पी ब्लॉक की डेफिनेशन बन जाएगी, तुम्हारे सामने मौजूद है ये रही। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A to 8A आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डन, कोई मसला नहीं है। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। बिल्कुल सही है, दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है। पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, एंड पी ब्लॉक इनएक्टिव एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन ये रही, ठीक है सर। तो पी ब्लॉक की डेफिनेशन बन गई, लिखी हुई भी है, तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है, ठीक है सर। यहाँ तक तो बात हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब बारी आती है पी ब्लॉक में
जो इनएक्टिव एलिमेंट्स है ना, चलो ये तो नोबल गैसेस हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं करती, फिजिकल कामों के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हीलियम जो है उसमें अपना बलून में रखा जाता है बच्चों के खेलने के लिए, हल्की गैस होती है हवा के मुकाबले में, तो बलून ऊपर उड़ने लगता है। दूसरा, वॉइस चेंजिंग के लिए, आवाज की तब्दीली के लिए हीलियम को इस्तेमाल करते हैं। नियॉन को नियॉन लाइट्स में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनकी बात तो हो गई पी ब्लॉक इनएक्टिव एलिमेंट्स की। ये जो पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनमें ये जरा इधर गौर से देखना, मेरे राइट पॉइंटर को देखो, तो मेरे कुछ लाइंस बनती भी दिखेंगी। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब पुअर मेटल्स कहलाते हैं। पुअर मेटल्स क्या होते हैं इस चैप्टर में आगे जाके तफसील डिस्कस करेंगे। और पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स में, यानी ग्रुप 3A से 7A तक, इनमें ये जो एलिमेंट है जिनको मैंने सीढ़ी बना के शो कर दिया, ये तो पुअर मेटल्स हैं। भले पुअर हो रिच हो, है तो मेटल्स। हाँ सर, ये मेटल्स हैं। इनके अलावा इक्का दुक्का मेटल लाइट है, बाकी सारे के सारे नॉन मेटल हैं। और इन नॉन मेटल में ये जितने भी पर्पल वाले हैं ना, ये सब की सब गैशियस स्टेट में। और ये जो रेड वाला जिसको मैंने शो किया है, ये ब्रोमीन, ये लिक्विड स्टेट में। बाकी इसके अलावा तमाम नॉन मेटल्स और पुअर मेटल्स सॉलिड स्टेट में मौजूद हैं। बात समझ में आई मेरी? तो पी ब्लॉक एक्टिव जो है, ये जितने भी पी ब्लॉक के एक्टिव एलिमेंट्स हैं, या 8A ग्रुप को भी शामिल कर लो, तो 8A ग्रुप का तो बताना ही नहीं है, मैं जानता हूँ, तुम भी जानते हो। 8A में तमाम एलिमेंट्स गैसेज हैं, और ऐसी गैसेज जो केमिकल रिएक्शन नहीं करती, जब इनको नोबल गैसेज का है। ठीक है। बाकी इसके अलावा पी ब्लॉक में जिनके ऊपर पर्पल पर्पल कर दिए, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स तो हैं, लेकिन गैशियस स्टेट में। ये रेड वाला वो भी ब्रोमीन नॉन मेटल है, लेकिन लिक्विड स्टेट में। अच्छा, इसके अलावा जितने भी पुअर मेटल और बाकी जो नॉन मेटल बच गए, जिनके नीचे मैंने कुछ अंडरलाइन नहीं किया, वो नॉन मेटल और ये सारे पुअर मेटल सब के सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है। तो छोटी सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह याद रखना, एमसीक्यूज में कभी पूछ सकते हैं, खासतौर पर ब्रोमीन के बारे में। तो एमसीक्यूज हमारे एक आती है, रटी रटाई एमसीक्यूज है ना, कि द ओनली लिक्विड इन 7A ग्रुप या पी ब्लॉक एलिमेंट, वो कौन है? ब्रोमीन। और एक एमसीक्यूज बड़ी और जबरदस्त आती है, द ओनली लिक्विड मेटल इन अवर पीरियोडिक टेबल, कि हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में तमाम मेटल सॉलिड स्टेट में सिवाय एक मेटल के, जो कि लिक्विड स्टेट में आता है, वो कौन है? मरकरी। तो ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज क्लियर हो जाती हैं इससे, इनको याद रखना। ठीक है। अच्छा, अब जो अगला टॉपिक है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताऊंगा, जरा दिमाग में रखना। जैसे मिसाल की तरफ BO2, इसका चार्ज माइनस होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, नाम इसका होता है मेटाबोरेटाइन। ठीक है। हर बात को मैं एक एक बार बोलूंगा, क्योंकि उर्दू में बातें सारी आसान आसानी सुनोगे, इंशाल्लाह समझ में आएंगी, याद रहेंगी बात। अच्छा जी, B4O7, इस पूरे B4O7 का चार्ज माइनस होता है, वैलेंसी 2 होती है। अब अक्लमंदी मत लगा देना कि सर B4O का चार्ज 2 है तो 7 होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह इस पूरे BO2 को मेटाबोरेटाइन कहते हैं, इस पूरे BO2 का चार्ज माइनस होता है, पूरे BO2 की वैलेंसी 1 होती है, इसी तरह पूरे B4O7 का चार्ज माइनस होता है, पूरे B4O7 की वैलेंसी 2 होती है, नाम होता है इसका टेट्राबोरेटाइन। ठीक है सर। अच्छा जी, टेट्राबोरेटाइन के बारे में एक बात सुन लो, ये पानी में अनस्टेबल होता है, मतलब पानी में नहीं रह सकता, ये पानी में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मिसाल के तौर पे इंसान पानी में अनस्टेबल होता है, मतलब स्विमिंग करने के लिए इंसान चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, रह नहीं सकते, जिंदगी नहीं गुजार सकते वहां पे। और मछलियां जो हैं खुश्की में अनस्टेबल होती हैं, थोड़ी देर के लिए तो आ जाती हैं, थोड़ी बहुत थोड़ी देर जिंदा रह जाती हैं, उसके बाद ज्यादा रखोगे मर जाएंगी। यही तो, यही काम टेट्राबोरेटाइन के बारे में। ये मछली की तरह है, सॉरी, ये इंसानों की तरह है, पानी में अनस्टेबल रहता है। अच्छा, पानी मैटर की कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट। पानी में स्टेबल रहने का मतलब ये लिक्विड स्टेट में अनस्टेबल रहता है। इसका अपोजिट कर लो, अगर ये लिक्विड स्टेट में अनस्टेबल है तो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होगा। ठीक है। तो टेट्राबोरेटाइन के बारे में ये बात याद रखना। और चैप्टर नंबर 2 में हमने एक बात पढ़ी थी, पायरोलिसिस। जैसे था ना, इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, पायरोलिसिस। तो लिसिस का मतलब था ब्रेक डाउन, टूटना। और पायरो का मतलब क्या था? स्ट्रॉन्ग हीट, हाई टेम्परेचर पे हीट देने की वजह से जो चीज टूटती है उसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस के जरिए टूटी। और पायरो का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हीट। ठीक है बच्चों, तो कुछ बातें दिमाग में रखना। और मेरी वीडियो को यहाँ पॉज करके इसको पहले पूरा कॉपी कर लेना अपने पास, अपने सामने वो पेज रखना जहाँ तुमने इसको कॉपी किया हो, फिर मेरी अगली लेक्चर को सुनना, अगली बात को सुनना, इंशाल्लाह समझ में आएंगी सारी बातें। ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है बोरिक एसिड। ठीक है। बोरिक एसिड क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका H3BO3। अच्छा जी, अब इसकी प्रिपरेशन और बाकी चीजों को जानने से पहले ना, कुछ इसके बारे में जरा सुन लो, क्योंकि तुमने इससे पहले बहुत सारे एसिड सुने होंगे। जैसे सल्फर का एसिड सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, फोस्फोरस का एसिड फोस्फोरिक एसिड कहलाता है, नाइट्रोजन का एसिड नाइट्रिक एसिड कहलाता है, कार्बन का एसिड कार्बोनिक एसिड कहलाता है, क्लोरीन का एसिड क्लोरिक एसिड कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन बोरॉन का एसिड कभी तुमने नहीं सुना होगा। ये बोरॉन का एसिड है, इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड।
एक वीक एसिड है, जिस तरह एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और सिट्रिक एसिड एक वीक एसिड है, इसी तरह बोरिक एसिड भी, जो बोरॉन का एसिड है, एक वीक एसिड है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन होता कहाँ है, क्या क्या इसका इस्तेमाल है, आओ तुम देखना जरा इसको। व्हाइट कलर का पाउडर होता है ये, ठीक है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल जो हमारी बुक में लिखा हुआ है कि बोरिक एसिड का जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है ना, यानी जब बोरिक एसिड को पानी में मिक्स कर दिया जाता है, तो वो एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होता है आई वॉश में। यानी जो अगर किसी को आंख में जलन हो रही है या आंखें लाल हो गई, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं आंख आ जाना, तो जब आंख आती है ना, तो हम आई ड्रॉप जो डालते हैं, उस आई ड्रॉप में तुम देखना लिखा हुआ होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। दरअसल आई ड्रॉप क्या है, उसमें ना बोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन मौजूद होता है, यानी पानी होता है, पानी में बोरिक एसिड को मिक्स किया हुआ होता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया होता है। एक्वस सॉल्यूशन हम जानते हैं वो सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा मिकदार में हो, और जिसको हमने डाला उसके अंदर, जैसे आज बोरिक एसिड को डाला हुआ है, तो वो कम मिकदार में हो, पानी ज्यादा मिकदार में हो। अच्छा, दूसरा इसका इस्तेमाल जो बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बड़ा मजेदार इस्तेमाल है, ऐसे तो बहुत सारे और इस्तेमाल हैं इसके, ये बड़ा मजेदार इस्तेमाल। ये बोरिक एसिड जो है ना, कॉकरोचेस को कंट्रोल करने में बड़ा मददगार है। जैसे मतलब लोगों के घर में कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं ना, तो वो दवाइयां डालते हैं। एक दवा बड़ी मशहूर है, इंजेक्शन भी आता है उसके साथ, इंजेक्शन रख के इस हिट करते हैं, स्प्रे करते हैं। सिजार नाम है उसका, CIZAR, सिजार। तो उस दवा के अंदर भी बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड क्या करता है, कॉकरोचेस को काफी हद तक कंट्रोल करता है, उनको मार देता है। कैसे, जब कॉकरोचेस जो है, व्हेन कॉकरोचेस कम इनटू कांटेक्ट विद बोरिक एसिड पाउडर, जब बोरिक एसिड के पाउडर के साथ कॉकरोच आके अटैच होता है, मतलब उससे टकराता है, तो इट क्लिंग्स टू देम, बोरिक एसिड उनके ऊपर चिपक जाता है। क्लिंग्स का मतलब होता है चिपका हुआ ना, तो बोरिक एसिड उनके ऊपर चिपक जाता है। जब चिपक जाता है तो वहीं वो रुक जाते हैं, क्योंकि एसिड है, वीक एसिड है, तो आहिस्ता 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 उन पे असर करता है और उनको खत्म कर देता है, मार देता है। तो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है कि बाद उन दवाओं से जिनके अंदर बोरिक एसिड मौजूद होता है, कॉकरोच को कंट्रोल करने में, कॉकरोच को कंट्रोल करने में, ठीक है जी। और इसके अलावा बहुत सारे यूज हैं इसके। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दिखने में क्या क्या, मतलब इट इज अ वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। पाउडर फॉर्म में होता है, ज़ाहिर है पाउडर जो है मैटर की सॉलिड स्टेट है, व्हाइट कलर का होता है। ऑर्डरलेस मतलब कोई स्मेल नहीं होती इसकी, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ऑर्डरलेस कोई स्मेल नहीं होती। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। स्पेरिंगली मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडे पानी में घुल जाता है, बट फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। गर्म पानी में फौरन से मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। ये बात तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई चीज सॉल्युबल होगी ना, घुलेगी, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादातर हॉट वाटर के अंदर ही होती है, ठीक है। इट इज अ वेरी वीक मोनोबेसिक एसिड। एक तो तीन बातें आ गई, बहुत वीक है और मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड क्यों, क्योंकि जब ये पानी में जाता है ना, तो पानी का एक OH अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखो, ये बात अगर मैं तुमको तफसील से बताना शुरू करूंगा तो क्लास 9 वाली बात खुल जाएगी। क्लास 9 में हमने क्या पढ़ा था, अरेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एसिड बेस के बारे में, ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेविस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो अरेनियस भाई का कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया था। ब्रॉन्स्टेड लोरी और लेविस का कॉन्सेप्ट चलता था। लुईस क्या कहता था कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, वो एसिड है, ठीक है। तो ये वीक एसिड है क्यों, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। अब जब मैं इस बोरिक एसिड को पानी में डालता हूँ ना, तो पानी के अंदर जो लोन पेयर देने वाला स्पीशी है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं पानी के फॉर्मूले को खोल के लिखूं, तो बनेगा H.OH। तफसील नहीं पता रहा, सुननी है तो क्लास 9 क्लास से जाके सुनना पड़ेगा तुम्हें, जो अब इस बार मैट्रिक का हो गया है। मैट्रिक में ये टॉपिक है, एसिड बेस और सॉल्ट का। तो पानी का फॉर्मूला H.OH, ठीक है। अब OH के पास लोन पेयर मौजूद है, दरअसल OH में जो O है ना, उसके पास लोन पेयर मौजूद है। तो बोरिक एसिड को जब पानी में डालता हूँ ना, तो वो OH को एक्सेप्ट कर लेता है अपने पास। तो क्योंकि वो एक OH को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। और वीक है क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 171 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 171 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू होता है। और 300 डिग्री सेल्सियस पे भाई साहब बॉयल होना शुरू होता है, मतलब वो टेम्परेचर आ जाता है 300 डिग्री सेल्सियस पे, जिसपे वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये बोरिक एसिड के बारे में चंद इंट्रोडक्शन था। इसमें से एक आखिरी बात रह गई, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट इज अ वाइट नीडल लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाइट कलर का है, क्रिस्टलाइन है, इसका स्मेल कोई नहीं होता, ये तुमको बता चुका हूं मैं। निडल लाइक, सुई होती है ना, सुई, सुई की तरह इसके स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें बोरिक एसिड का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जाहिर सी बात है।
आपस में ज्वाइंट होते हैं कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, और बहुत सारी लेयर्स बनती हैं। ये लेयर्स आपस में एक दूसरे से दूर होती हैं 3.18 एंगस्ट्रॉम से, और उनमें वीक वेंडरवॉल फोर्सेस पाई जाती हैं। देखो अगर तुम ने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा है ना क्लास 9-10 में, तुम बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख के सारी बातें समझ जाओगे। बोरिक एसिड इज वेरी सॉफ्ट बिकॉज द लेयर्स ऑफ बोरिक एसिड कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। अब इस पूरे पैराग्राफ को तर्जुमा करता हूँ, मैं समझाता हूँ, जरा इसका स्ट्रक्चर देखो। वैसे ही स्ट्रक्चर है जिस तरह ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। देखो ये बोरिक एसिड में एक लेयर बोरिक एसिड की, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, तीनों लेयर्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट हैं। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.18 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है। अब क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट हैं, अब ये अलग बात है कि हमारे लिए तो ये फासला बहुत कम है। 3.18 एंगस्ट्रॉम का मतलब एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है एक्सपोनेंशियल -10 मीटर के। तो थोड़ा बहुत ही फर्क है लेयर्स में, लेकिन बहरहाल अगर तुम एटम्स की दुनिया में जाओ, मॉलिक्यूल्स की दुनिया में जाओ, तो इनके दरमियान, इनके लेयर्स में फर्क है काफी। आमतौर पे हर कंपाउंड की लेयर्स में, सबसे पहले तो लेयर्स में ही नहीं होता हर कंपाउंड, जो कंपाउंड लेयर में होता है उसमें इतना फर्क होता नहीं है। उनके दरमियान इतना गैप, इतना डिस्टेंस नहीं होता जितना गैप डिस्टेंस ग्रेफाइट में और बोरिक एसिड के लेयर्स में होता है। जब भी तो ग्रेफाइट जो है जैसे ग्रीस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, अगर दरवाजे में चू पा ची की आवाज आ रही है, ग्रीस लगा दो तो दरवाजा ठीक हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, दरवाजा मतलब सही से मूव करने लगता है। असल में ग्रेफाइट के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी भी लेयर्स में गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब वो दबता है दरवाजा, उस यानी ग्रीस लगा दी मैंने, अब दरवाजा जब आगे पीछे होता है, तो दरवाजा आगे पीछे होने से हमें तो कुछ नहीं दिख रहा होता, उसके अंदर जो ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल्स है वो दबते हैं। जब लेयर्स दबती हैं क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो तुम अपने पास खुद इमेजिन करके देखना, वो थोड़ी नीचे की तरफ दबती हैं और स्लाइड होने लगती हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि तुम जब यानी वो दबेंगी तो तमाम लेयर्स आपस में एक साथ मिक्स हो जाएंगी, फिर तो वो बेचारा सॉलिड बन जाएगा, फिर तो उसका स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने इसको क्या रखा है कि लेयर्स दूर दूर रहेंगी। जब इनके दरमियान लेयर्स में गैप है, और देखो गैप कितने जबरदस्त तरीके से है, इन लाइंस को देखो। अब जस्ट सपोज कर लो इन लाइंस ने, बहुत पतली बारीक सी लाइन है लेकिन इन लेयर्स को आपस में सेपरेट करके रखा हुआ है। अगर कोई इनको दबाएगा ना तो दब तो जाएंगे, लेकिन ये तमाम लेयर्स चिपकेंगी नहीं आपस में। क्या होगा, दबेंगी और स्लाइड करेंगी एक दूसरे के ऊपर, एक लेयर आगे जाएगी, एक लेयर पीछे होगी, एक लेयर आगे जाएगी, एक लेयर पीछे होगी। इसीलिए ग्रेफाइट, उसमें ग्रीस में जो ग्रेफाइट मौजूद है, लुब्रिकेंट ऑयल्स में, जितने भी हमारे इंजन ऑयल्स होते हैं उनमें जो ग्रेफाइट मौजूद है, जब ये मूव करते हैं ना तो आराम से स्मूथली, इंजन के अंदर ऑयल डालो स्मूथनेस आ जाती है। जब भी तो कहते हैं इंजन में ऑयल टाइम पे डालना चाहिए, दरवाजे में या किसी लोहे में ग्रीस लगा दो मूव करने लगता है। क्यों, जब वो दबता है तो इसके लेयर्स आगे पीछे होती है, मूव करती हैं, उसकी वजह से दरवाजा भी हमारा सही से मूव करने लगता है। यही काम बोरिक एसिड में होता है। बोरिक एसिड इतना सॉफ्ट क्यों होता है भाई, सॉफ्ट सॉलिड क्यों है, क्योंकि उनकी लेयर्स में गैप बहुत ज्यादा है। जब कोई उसको पकड़ता है, प्रेस करता है किसी तरीके से, जब वो दबती हैं तो उनकी लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड होने लगती हैं। एक लेयर आगे जाती है, दूसरी लेयर पीछे आती है, एक लेयर आगे जाती है, एक पीछे जाती है, स्लाइड करने लगती है। दैट्स वाई बोरिक एसिड सॉफ्ट होता है। ठीक है तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है तुमको बात समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं बोरिक एसिड की प्रिपरेशन, की बोरिक एसिड को प्रिपेयर करते कैसे करते हैं। तुमको मैंने अभी कहा था ना शुरू में, बोरेट आइन, मेटाबोरेट आइन और पायरोबोरेट आइन के बारे में बताया था, है ना। जैसे ये तुमको दिखाई थी ना मैंने तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले, कि बेटा ये जो है BO2 मेटाबोरेटाइन कहलाता है, B4O7 टेट्राबोरेटाइन कहलाता है। इसको अपने बस लिख लेना, उस पेज को अपने सामने रखना। और अब जो मैं प्रिपरेशन तुमको समझाऊं इसको गौर से सुनना, ठीक है जी। प्रिपरेशन, बोरिक एसिड को प्रिपेयर करने का सबसे पहला तरीका, बोरक्स को इस्तेमाल कर लो। बोरक्स फॉर्मूला है Na2B4O7, और इसका शॉर्ट नोट अभी अलग से ये है हमारे टॉपिक में, तो इसके बारे में तफसील अलग से डिस्कस करूंगा। बहरहाल फॉर्मूला याद रख लो बोरक्स का, Na2B4O7। B4O7 देख लो भाई, BO2 क्या था, मेटाबोरेटाइन, B4O7 क्या था, टेट्राबोरेटाइन, तो इसमें मौजूद है। तो बोरक्स की तफसील डिस्कस नहीं कर रहा, आगे जाके। अच्छा बेटा, बड़ी माजरत, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से बीच में डिस्ट्रक्ट होते गया था। तो बहरहाल बोरिक एसिड की प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। बोरिक एसिड को सबसे पहले किससे प्रिपेयर करते हैं, बोरक से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है सर। ये बात तो समझ में आ गई आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोरक का फॉर्मूला तुम्हारे सामने मौजूद है Na2B4O7, ठीक है। तो
देखो B4O7 आ गया, मैंने बताया ना BO2 मेटाबोरेटाइन कहलाता है, B4O7 टेट्राबोरेटाइन कहलाता है, तो इसको याद रखना। ठीक है सर। कैसे बनता है, देखो तफसील बताता हूँ। एक पानी का बीकर है, इसमें पहले से पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, मैंने पानी का एक मॉलिक्यूल बना के तुमको दिखा दिया। इसमें मैं डालूंगा सबसे पहले बोरक्स, और यहाँ से डालूंगा सल्फ्यूरिक एसिड। सर क्या होगा अंदर जाके, कुछ नहीं होगा। इस पानी वाले बीकर में जब ये बोरक्स और सल्फ्यूरिक एसिड जाएंगे तो आपस में रिएक्शन करेंगे, और इनके रिएक्शन करने से जाहिर है जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इस पानी के बीकर में बनेगा। ठीक है सर। हाँ एक बात याद रखना, वो तुमको बताई थी ना मैंने बात, B4O7 जो टेट्राबोरेटाइन था, पानी में अनस्टेबल होता है, पानी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे ही पानी में तुम उसको बनाओगे, अगर वो पानी में बन गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अपने आप को किसी और चीज में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि वो टेट्राबोरेटाइन पानी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, पानी में स्टेबल ही नहीं होता है। ठीक है। अच्छा जी। तो अब देखो पानी वाले बीकर में मैंने बोरक्स और सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया, ये आपस में रिएक्शन करेंगे पानी के साथ जाके, पानी में जाके, पानी से रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन तो ये दोनों आपस में करेंगे लेकिन पानी के बीकर में कर रहे हैं, ये बात याद रखना। ठीक है सर। ये रहा बोरक्स, सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और पानी वाले बीकर में कर रहे हैं। तो पानी से रिएक्शन नहीं कर रहे, बस पानी वाले बीकर में रिएक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो पानी में बनेगा। सही है सर, चार्ज लगा देते हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड में H पॉजिटिव होगा हमेशा, और सल्फेट नेगेटिव। सल्फेट के बारे में तुमको मैं पहले चैप्टर नंबर 3 में बता चुका हूँ। SO4 नाम सल्फेट होता है, चार्ज माइनस होता है, वैलेंसी इसकी क्या होती है बेटा, 2 होती है। ठीक है। अच्छा जी। अब बात है इसकी, सोडियम नाम के आखिर में ईएम आ रहा है तो चार्ज पॉजिटिव, बाकी जो बच गया वो नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये Na पॉजिटिव यहाँ से सल्फेट नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। अब वैलेंसी वाला टेबल भी तुम्हारे सामने खुला हुआ होना चाहिए, तुम्हारे लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, मैंने सल्फेट को दे दी, 1 को लेकर शो नहीं करते। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, मैंने सोडियम को दे दी। ठीक है यस सर। तो यहाँ से सोडियम चला गया किसको लेके, सल्फेट को लेके। अब बच क्या रहे, H पॉजिटिव और ये टेट्राबोरेट आइन। तो अगर मैं H पॉजिटिव को टेट्राबोरेट आइन के साथ मिला दूं तो बनने वाली चीज क्या बनेगी, H2B4O7। लेकिन ये याद रखना कि ये रिएक्शन हो रहा है पानी के अंदर, ये जो H2B4O7 बनेगा यानी टेट्राबोरिक एसिड बनेगा, जाहिर है B4O7 टेट्राबोरेटाइन है, तो इससे बनने वाला जो एसिड होगा वो टेट्राबोरेट एसिड बनेगा। सर अब इसको एसिड क्यों बोलने, जब इसके साथ H लग जाएगा तो जाहिर है आमतौर पर जिसके साथ H लगा होता है वो एसिड कहलाता है। तो इस टेट्राबोरेट आयन के साथ जब ये H पॉजिटिव मिलेगा, जब ये एसिड बनेगा तो उसको बोलूंगा टेट्राबोरेट एसिड, है ना भाई, टेट्राबोरिक एसिड। लेकिन ये याद रखो कि टेट्राबोरिक आयन जो है ना, ये पानी में स्टेबल नहीं होता, ये तुमको मैंने पहले क्लियर की थी बात, तस्वीर इसलिए दिखाई है कि रिएक्शन कहाँ हो रहा है, पानी में हो रहा है। तो टेट्राबोरेट आयन और इससे बनने वाला टेट्राबोरिक एसिड, बनना तो यही चाहिए था H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड, लेकिन पानी में स्टेबल नहीं होगा, ये पानी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जैसे ही टेट्राबोरिक एसिड बनेगा, टेट्राबोरेट एसिड बनेगा, वो अपने आप को फॉरन कन्वर्ट कर लेगा इसमें बोरिक एसिड में। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने 5 लगा दी या 4 लगा दी, इक्वेशन बैलेंस है, तुम चेक कर लो, बैलेंस का कोई मसला नहीं। तो ये बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि सर ने ऐसा क्यों कर दिया, बिला वजह रट्टा लगवाया। नहीं नहीं, समझने की बात है, कोई परेशानी की बात है ही नहीं। बनना चाहिए था H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड, लेकिन क्योंकि रिएक्शन पानी में हो रहा है, पानी में टेट्राबोरिक एसिड बन ही नहीं सकता, कभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो अपने आप को फटाफट कन्वर्ट कर लेगा इस बोरिक एसिड में। और इक्वेशन बची बैलेंस करने की बात, तो यहाँ 5 लगा 4 लगा, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो बच्चों वर्डिंग्स क्या लिखोगे, वर्डिंग्स को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। when borax and sulfuric acid reacts in aqueous medium, है ना, ये aqueous medium में रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब इनका रिएक्शन हो रहा है aqueous सॉल्यूशन में, इट प्रोड्यूसेस बोरिक एसिड, वो बोरिक एसिड बना रहा है। तो बोरिक एसिड को हमारी बुक के मुताबिक प्रिपेयर करने का सबसे पहला तरीका क्या है, बोरक्स को इस्तेमाल करके। दूसरा तरीका है बोरॉन नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस कर दो। ये हम जानते हैं हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करवाना है। और बोरॉन नाइट्राइड का करवाना है तो हो जाएगा रिएक्शन, कोई मसले वाली बात नहीं है, बस बोरॉन नाइट्राइड का फॉर्मूला आना चाहिए। सर हमें रट्टा तो लगाते नहीं है, फॉर्मूला बनाना जानते हैं। बोरॉन नाइट्राइड, दो तरह के एलिमेंट है, एक बोरॉन दूसरा नाइट्रोजन। ठीक है सर, दोनों मिल गए, मिलने के बाद वैलेंसी को शेयर करेंगे। वैलेंसी वाले टेबल से देखो, दोनों की वैलेंसी 3 होती है, बोरॉन की वैलेंसी 3 नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 बोरॉन के पास, 3 से 3 कैंसिल, तो बोरॉन नाइट्राइड का फॉर्मूला बन गया। अब हो जाएगा रिएक्शन। अब रिएक्शन को आसान करने के लिए ना, तुम वाटर का फॉर्मूला खोल के लिख दो H.OH, बहुत आसान आसान सी बात है। तो H के ऊपर प्लस चार्ज आया, OH के ऊपर माइनस चार्ज आया। OH के बारे में बता चुका हूँ, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिलाइन, चार्ज इसका माइनस होता है, वैलेंसी इसकी 1 होती है। बोरॉन नाइट्राइड, अब बोरॉन का चार्ज तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन नाइट्राइड, एन के नाम के आखिर में IDE आ रहा है, जिसके नाम के आखिर में आइड है उसका चार्ज नेगेटिव। अगर बोरॉन नाइट्राइड में नाइट्रोजन नेगेटिव है तो बोरॉन पॉजिटिव, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये N नेगेटिव इसके H पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट होने के बाद वैलेंसी को शेयर करेंगे। H की वैलेंसी 1 होती है, N के पास चलेगी, 1 को लिख के शो नहीं करते।
एन की वैलेंसी 3 होती, एच के पास आ गई, ठीक है सर, अमोनिया बन गया। अब यहां से बचा बी पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, ठीक है सर। अब अट्रैक्ट होगा तो जाहिर अट्रैक्ट होने के बाद वैलेंसी को शेयर करेंगे। अब चैप्टर 4 में आ गए इनऑर्गेनिक के, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जाहिर है आयन अट्रैक्ट होंगे तो वैलेंसी को शेयर करेंगे। ओ एच की वैलेंसी 1 होती है, बी के पास आ गई, 1 को लिख के शो नहीं करते। बी की वैलेंसी 3 होती है, पूरे ओ एच के पास चली गई, ठीक है, अलग। अब ये बन गया BOH3। सर हमें तो बोरिक एसिड बनाना था, तो बोरिक एसिड को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो ब्रैकेट में ओ एच के साथ 3 लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 बोरॉन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 बोरॉन, जो कि बोरिक एसिड है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा दो, इक्वेशन बैलेंस हो गई, तुम खुद चेक कर लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा। अब तुमको इक्वेशन बैलेंस अगर करने में मसला हो ना, तो ऊपर देख लो, ऊपर वाली इक्वेशन को, एच देखते हैं, 5 2 10 H, उल्टे हाथ पैर हो गए। तो इस तरह करके तुम इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। अगर बैलेंसिंग में कोई मसला हो रहा है तुमको, तो यूट्यूब पे मैंने जो अपने चैनल पे इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया है क्लास 9 वाले बच्चों को, तो तुम वो वीडियो देख लेना, तुम्हें बैलेंस करना भी आ जाएगा, कोई तकलीफ परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो समझ में आया कैसा रिएक्शन हुआ। अब वर्डिंग्स कैसे लिखेंगे इसमें, बहुत आसान है। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन नाइट्राइड वी ऑब्टेन्ड या वी प्रोड्यूस बोरिक एसिड, सिंपल, ठीक है जी। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों हमारा जो अगली चीज है वो है इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन बोरिक एसिड। बोरिक एसिड पे हीट का क्या असर होता है, जब आग लगाओगे बोरिक एसिड को क्या फर्क पड़ेगा। तो रिएक्शन तुमको मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना बोरिक एसिड को मैंने एक ही बीकर में या एक ही चाइना डिश में डाला है और मुस्तकिल हीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बोरिक एसिड को 100 डिग्री पे हीट किया। जैसे ही इसको 100 डिग्री पे हीट किया, हम जानते हैं 100 डिग्री पे क्या चीज उबलती है, क्या चीज बॉयल होता है, पानी। इसके अंदर से पानी का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, निकल जाएगा, और क्या बचेगा वो तुम मुझे बताओ। बोरिक एसिड में से 2 H और एक वो चला गया, क्या बचा सर, एक H बचा, एक बी बचा, और 2 बचे, तो ये हो गया। नाम क्या होगा तुमको मैंने पहले बता दिया था अभी, BO2 को बोलते हैं मेटाबोरेटाइन, और मेटाबोरेटाइन से बनने वाले एसिड को हम क्या बोलेंगे, मेटाबोरिक एसिड। और एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका एच लगा हुआ है, ठीक है सर। मजीद इसको हीट कर रहा हूँ, कितने पे, 140 डिग्री पे। जब इस मेटाबोरिक एसिड को मजीद 140 पे हीट करूंगा, तब भी इसके अंदर से पानी निकल जाएगा। पानी निकलने के बाद फॉर्मूला ये बचेगा, ठीक है सर। फॉर बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। ये तो अब परेशानी की यही मत करो, सेकेंड ईयर में चैप्टर 4 पे आ चुके हो सर, ये तो इतना तो एच या बी तो हमारे पास था ही नहीं, आपने कैसे ले लिया। वो तो बैलेंस करने के लिए नंबर में लगा दूंगा, ठीक है सर। अलग अलग शो करना, अलग अलग शो कर दिया। नाम क्या होगा इसका सर, B4O7 को हम बोलते हैं टेट्राबोरेटाइन। तो टेट्राबोरेटाइन से बनने वाला जो एसिड होगा वो टेट्राबोरिक एसिड होगा, ठीक है सर। और क्योंकि ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग हीट पे, 100 से भी ज्यादा डिग्री पे मैंने हीट किया है, तो मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग हीट जिसमें की जाए उसको हम बोलते हैं पायरो, है ना। तो टेट्राबोरिक एसिड इस B4O7 की वजह से बनेंगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग हीट पे आया है, डेट्स वाई इसको मैं स्ट्रॉन्ग हीट वाला एसिड मतलब पायरोबोरिक एसिड बोलूंगा, ठीक है। इसको मजीद मैंने हीट किया, और फर्दर हीटिंग कहते हैं 240 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा है। मजीद हीट करने पे इसके अंदर से फिर पानी निकलेगा, पानी निकलने के बाद जो इसमें बचेगा वो बोरिक ऑक्साइड होगा। क्यों, क्योंकि एच तो खत्म हो गया, अब इसके अंदर से बी और ओ मिल गए। मिलने के बाद वैलेंसी को शेयर करेंगे, ओ की वैलेंसी 2 होती है, बी के पास आ गई, बी की वैलेंसी 3 होती है, ओ के पास चली गई। अलग अलग शो कर दिया ना, और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, नाम इसका बोरिक ऑक्साइड है, ठीक है बच्चों। तो एज इट इज नोट्स में भी लिखा हुआ है, तुमको तरीका भी समझ में आएगा, चाहो तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देना, ये जो एरो मैंने अलग से बनाया ये लिख देना, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है बोरक्स, जिसका एक और नाम है टिंकल, जिसका एक और नाम है सुहागा, जिसका एक और नाम है सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट, या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ पायरोबोरिक एसिड। मतलब ये सोडियम का एक सॉल्ट है जिसको हम पायरोबोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है सर। फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2। अब देखो P4O7 को हम क्या बोलते हैं, टेट्राबोरेटाइन, ठीक है जी, यस सर। या पायरोबोरिक, पायरो भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीट पे आता है ये। अच्छा जी, सोडियम टेट्राबोरेट डी का हाइड्रेट, डी का क्यों बोल रहे हैं, पानी के 10 मॉलिक्यूल, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल हैं, किसके 10 मॉलिक्यूल हैं, पानी के, डेट्स बाय डी का हाइड्रेट, ठीक है सर। अच्छा, टिंकल इसका मिनरल नेम है, बोरक्स कॉमन नेम है, मार्केट में बोरक्स के नाम से बिकता है, ठीक है सर। सुहागा, सुहागा दरअसल क्या है, पुराने जमाने में ना एक जुमला बोला जाता था, सोने पे सुहागा। असल में क्या होता था, जब सोना दिया जाता था ना, गोल्ड दिया जाता था दुल्हन को, अल्लाह माफ करे, पुराने जमाने में जो रिवाज था दहेज वगैरह का, डोरी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो सोने पे कुछ दिनों बाद जब उसकी चमक खत्म होने लगती थी, जाहिर है रखे रखे सोना रिएक्शन तो नहीं करता, हाँ उसकी चमक कम हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, सोनार के पास लेके जाते हैं, सोनार के पास ये बोरक्स रखा हुआ होता है, यही बोरक्स, इसको सुहागा भी कहते हैं।
तो इसको ना सोने के ऊपर वो डालता है पाउडर को और रब करता है, तो इससे क्या होता है, सोने की चमक दोबारा से ना वापसी उभर के वापसी आ जाती है। तो वहां से जुमला ये कहावत मशहूर हुई थी कि सोने पे सुहागा, सुहागा डाल दिया, क्योंकि जब सोने पे सुहागा यानी बोरॉक्स को डाला जाता है, पाउडर को रब किया जाता है, तो सोने में दोबारा से चमक वापसी आ जाती है। तो ये उर्दू के जो मुहावरात हैं ये भी ऐसे ही बने हैं ना, इसी तरीके से, तो ये भी ऐसे ही बने हैं, सोने पे सुहागा। ठीक है सर। प्रिपरेशन कैसी होगी इसकी, बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड का रिएक्शन सबसे पहले कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और फिर बोरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे एक बेसिक सॉल्ट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। क्या रिएक्शन होगा तुम जानते हो सब बहुत अच्छे तरीके से। देखो, यहाँ H पॉजिटिव यहाँ के OH नेगेटिव से मिल जाएगा, बैलेंस बाद में करेंगे। जब H और OH मिलेंगे तो बनेगा वाटर, बना बचा क्या, NaBO। जब ये NaBO मिलेंगे तो तुम देखो NaBO मिलके क्या बनाते हैं, बोरक्स। ये बन गया, फॉर्मूला खुद तुम्हारे सामने है यार, NaBO बोरक्स बनाएंगे। अलग अलग शो करना है, अलग अलग शो कर लिया, बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगा दिया, 2 लगा दिया, और यहाँ पे 7 लगा दिया, इक्वेशन बैलेंस है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा सर, ये H पॉजिटिव CO3 नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, जाहिर सी बात है, इसमें H पॉजिटिव है, और यहाँ सोडियम पॉजिटिव है, कार्बोनेट नेगेटिव है। चैप्टर 3 में बता चुका हूँ ये बात। तो H पॉजिटिव CO3 के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। जब H और CO आपस में मिलते हैं तो दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, याद है, H और CO। ये HCO कार्बन वाला एसिड, कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक में मौजूद होता है, कोल्ड ड्रिंक उठाओ खोलो तो दो चीजें निकलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर। तो HCO जब मिले तो दो हिस्सों में टूट गए, ब्रेक हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, बचा क्या, जैसे NaBO मिलते हैं तो बोरॉक्स एसिड, बोरॉक्स बन जाता है। तो ये इसकी प्रिपरेशन थी, बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 6 लगा दो, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो बोरिक एसिड को बोरक्स से इस तरह बना। अच्छा याद है, बोरिक एसिड की पहली प्रिपरेशन बोरक्स के जरिए थी, तो उल्टा काम है, बोरिक एसिड को बनाना है बोरक्स से, बोरक्स को बनाना है बोरिक एसिड से। ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आधा तो बात समझ में आ गई। अब जरा आगे देखते हैं। बोरक्स को बुक के मुताबिक बनाने का आखिरी मेथड है फ्रॉम कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट नाम के आखिर में ITE आ रहा है, तो मैंने बताया था जिसके नाम के आखिर में ITE आता है आमतौर पर वो मिनरल माना जाता है। कोलेमेनाइट एक मिनरल है, जमीन के अंदर से निकलता है, फॉर्मूला होता है Ca2B6O11। ठीक है सर। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, बड़ा आसान रिएक्शन होगा। यहाँ से कैल्शियम पॉजिटिव, बाकी जो बच गया वो नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव कार्बोनेट नेगेटिव, कैल्शियम पॉजिटिव कार्बोनेट नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, वैलेंसी को शेयर करेंगे। कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2 होती है, कैल्शियम के पास आ गई, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है, कार्बोनेट के पास चले गई, 2 से 2 कैंसिल। बचा क्या सर, यहाँ से NaBO बचा, तो ये तो मिलके बोरक्स तो बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन सर बी यानी बोरॉन तो 6 थे, सिर्फ 4 बोरॉन गए, अभी तो 2 बोरॉन और बचे। तो वो जो 2 बचे हैं ना, वो ये बोरेट मेटाबोरेटाइन, ये मिल जाएगा इस सोडियम के साथ, बैलेंस कराएंगे बाद में इक्वेशन को। ये बोरेटाइन मेटाबोरेटाइन सोडियम के साथ मिलेगा, मिलने के बाद वैलेंसी को शेयर करेगा। मेटाबोरेटाइन की वैलेंसी भी 1 होती है, सोडियम के पास आ गई, सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है, मेटाबोरेटाइन के पास चलेगी, 1 को लेके शो नहीं करते। तो इसको बोलेंगे अलग अलग शो करेंगे, सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, क्योंकि मेटाबोरेटाइन था, सोडियम मिल गया तो सोडियम मेटाबोरेट बन गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो प्यारे बच्चे, तुमको मेरी बात समझ में आई कैसे करना है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान आसान सी है, नोट्स में लिखी हुई है। और यूजेस क्या है, सबसे पहला यूज सोल्डरिंग के लिए, ये देखे तुमने सोल्डरिंग जो होल्ड होता है, ये सोल्डरिंग पेन। अगर मुझे कहीं पे सोल्डरिंग करनी है, वेल्डिंग करनी है इस पेन के जरिए, तो तरीका ये होता है कि ये जो तुमको इस डब्बे में ब्राउन कलर का पेस्ट दिख रहा है ना, ये है बोरक्स। ये फ्लक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है बोरक्स। फ्लक्स मतलब, इसको मैं मिसाल मिसाल के तौर पे 2 तारों को जोड़ना है, तो पहले इसको मैं लगाऊंगा इस बोरक्स को उनके ऊपर, फिर इसको रॉड के जरिए गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो ये आराम से उनको मिक्स कर देगा, मिला देगा। तो बोरक्स क्या है, किसी भी सोल्डरिंग में, सोल्ड करने में फ्लक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो आराम से जुड़ जाए। दूसरा, ये सारे पॉटरी हैं, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन। इन मिट्टी के बर्तन पे जो रंग दिया जाता है ना, चमक दी जाती है, चमक को बोलते हैं ग्लेज, GLAZE, ग्लेज। तो मिट्टी के बर्तनों पे चमक देने के लिए, पॉटरी को ग्लेज करने के लिए मैं जो है बोरिक एसिड को इस्तेमाल करता हूँ। बाकी टाइल्स में चमक देने के लिए, टाइल्स को चमकाने के लिए भी बोरिक एसिड को, आई एम सॉरी, बोरक्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो बोरक्स का पहला इस्तेमाल किया था, इट इज यूज एज अ फ्लक्स इन सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग, लिखा हुआ है नोट्स में। दूसरा क्या था, इट इज यूज्ड इन टाइल्स एंड पॉटरी ग्लेसेस, टाइल्स को चमकाने के लिए और पॉटरी को ग्लेज करने के, मतलब पॉटरी को भी चमकाने के लिए ये बोरक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इस्तेमाल, ये बोरक्स मजबूत शीशे वाले चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखो ना, ये एक डिश है, जैसे हमारे लैब में बीकर होता है और चाइना डिश होती है, ऐसे मजबूत शीशे से बनते हैं,
कि जितना हीट कर लो, जितना गर्म कर लो, टूटते नहीं है। ये जो बर्तन तुम्हारे सामने अक्सर लोगों के घर में होगा, गरम गरम खाना लाके इसमें रखा जाता है, तो गर्म होने की वजह से ये टूट नहीं जाता, फट नहीं जाता। क्यों? इस हीट रेजिस्टेंस गिलास होता है। तो बोरिक एसिड क्या बनाने में इस्तेमाल होता है? आई एम सॉरी यार, बोरक्स, बोरक्स। बोरक्स किस चीज को बनाने में इस्तेमाल होता है? हीट रेजिस्टेंट गिलास, मतलब हीट को रोकने वाला गिलास बनाने में, जिसका मशहूर नाम है पायरक्स और जीना। पायरक्स और जीना वो ब्रांड नेम है, वो कंपनीज हैं जो इस तरह के गिलास बनाती है। मतलब तुम्हें अगर कोई ऐसा गिलास चाहिए, ऐसा कोई शीशा चाहिए जो हीट रेजिस्टेंस हो, गर्मी को, तपिश को रोक दे, तपिश को रोके, तो वो कंपनी पायरेक्स और जीना के नाम से बिकती है। और उस पायरेक्स और जीना में ये बोरस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है तुमको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होगी इंशाल्लाह। आज का हमारा लेक्चर पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ इंटरनेट पे, अपनी यूट्यूब पे।